Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. So कल हमने क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है ये समझा। तो एक बार क्विक रिकैप, एक रिवीजन करवा दो फटाक से। We started with statement. What is a statement? A declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is a statement. An imperative and interrogative and exclamatory sentences can never be a statement. Also, open sentence can never be a statement because open sentences में condition छुपी होती है जिसकी वजह से उस statement बनाने के लिए उसकी जो truth value true या false होना चाहिए वो नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सीखा कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ते कैसे, तो उसके लिए लगता है कौन, कनेक्टिव। कनेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं, तो हमने सीखे 5 कनेक्टिव्स, एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स के नाम है जो इन कनेक्टिव्स को यूज करके बनाए जाते हैं। अब एक कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू अगर आपको जाननी तो उसके लिए पहले उसमें यूज हुए दोनों सिंपल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू पता करनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करती है, स्टेटमेंट क्या लिखा है उस पर डिपेंड करता है वो ट्रू है कि फॉल्स। और फिर चाहिए जो कनेक्टिव यूज हुआ है उसका गोल्डन रूल। आप बताओगे कंजंक्शन का गोल्डन रूल। कंडीशनल का गोल्डन रूल। कुनाली ने तो गलत बोला है, इतना तो मैं श्योर हूं, मैं उसको देख रहा था। बाकी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने गलत बोला है। मैंने पूछा कंडीशनल, तुम बोले इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स। सर हम नशे करके आते हैं, हम रट्टा मार के आए हैं। पहले कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शन, फिर निगेशन, फिर कंडीशनल, फिर बाय कंडीशन। आपने सीक्वेंस तोड़ा, आंसर गलत है ना। सर वो बचपन नहीं क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्वेश्चन नहीं मालूम क्या है, वैसे ही हो गया। फिर से कंजंक्शन का गोल्डन रूल। बाय कंडीशनल, कंडीशनल, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, अपोजिट करो बोल सकते हो। दैट्स इट। ये हमने सीखा और फिर हमने अलग अलग स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। उसके साथ साथ हमने उन स्टेटमेंट्स को ट्रुथ वैल्यू निकालना भी सीखा, उन स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू निकालना भी सीखा। फिर हमने स्टेटमेंट पैटर्न्स देखे जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स और मल्टीपल कनेक्टिव्स यूज किए थे, और उसमें वो स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स उन्होंने हमें बताया होता है क्वेश्चन में। तो हमने वो जो उन्होंने ट्रुथ वैल्यूज दी है उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स की, उनकी मदद से उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू निकालना भी सीखा। किया ना हमने लास्ट एक्सरसाइज में। यस सर। एंड विद ऑल दैट हम पहुंचे थे सर क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट पर। व्हाट इज क्वांटिफायर एंड व्हाट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट? तो क्वांटिफायर्स ऑब्वियसली एक ओपन सेंटेंस को एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। कितने क्वांटिफायर्स होते हैं? 2। वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकेंड इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर? सर उल्टा ए इसको डिनोट करने के लिए यूज होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सर यूनिवर्सल क्वांटिफायर तब यूज होगा जब उस ओपन स्टेटमेंट में जो मिसिंग वेरिएबल है वो वेरिएबल सारी वैल्यूज के लिए ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। यानी वो कंडीशन जो वहां पे ओपन सेंटेंस में है वो सैटिस्फाई होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन वी यूज फॉर ऑल। ये क्वांटिफायर अपन यूज करेंगे। एंड सर जब सारे को छोड़कर एक भी अगर वैल्यू फुलफिल नहीं कर रही, सबको छोड़कर एक भी अगर, मतलब बाकी सब लेकिन एक को छोड़कर अगर सारी वैल्यूज फुलफिल कर रही या एक ही वैल्यू फुलफिल कर रही, तब हम यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट। यानी 1 से लेकर n-1, मतलब
एक ही वैल्यू फुलफिल कर रही सारों में से, या सारी की सारी वैल्यूज जो है उसमें से सिर्फ एक ही फुलफिल नहीं कर रही, बाकी सारी कर रही, तब भी हम देयर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर उल्टा ई जो हम लिखते हैं कैपिटल ई, वो हम यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, कल मैंने वैसे आपको सॉल्व एग्जांपल्स करके दिखाए थे। तो आपको दो तरीके के एग्जांपल इसमें पूछे जा सकते हैं। वन इज जिसमें आपको वो ओपन सेंटेंस देंगे और बोलेंगे कि उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना के दो। लेकिन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या हम कोई भी क्वांटिफायर यूज करें तो भी चलता है? चलता है। आप वहां पे फॉर ऑल यूज कर लो या एग्जिस्टेंशियल यूज करो, बिना देखे यूज कर लो, बन गया ना क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता, फॉल्स भी हो सकता। आपने गलत क्वांटिफायर यूज किया है तो वो फॉल्स है, और सही क्वांटिफायर यूज किया है तो वो ट्रू है। लेकिन ये आपको हमेशा क्या बोलेंगे कि भैया क्वांटिफायर तो यूज करना ही है आपको, लेकिन कैसा स्टेटमेंट बनाना है? ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। यानी आपको क्वांटिफायर कैसा यूज करना है? जो प्रॉपर क्वांटिफायर है वही यूज करना है, यानी जो सही क्वांटिफायर है वही यूज करना है। तो फॉर ऑल है तो फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट है तो देयर एग्जिस्ट। समझ में आ रही बात? क्या ये जो लाइन है जो मैंने आपको बोला था कल, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, ये बाद में समझाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गई थी कि ट्रू स्टेटमेंट बनाने बोल रहे, तभी तो फिर हम बराबर से ट्रू स्टेटमेंट बनाएंगे और सही क्वांटिफायर का इस्तेमाल करेंगे। और वही अगर हम सही क्वांटिफायर ना करके कोई भी क्वांटिफायर यूज कर ले तो भी वो स्टेटमेंट तो बन जाएगा, लेकिन फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो आइए इस पूरे नॉलेज के बेसिस पर आपको अब एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे। दूसरा टाइप ऑफ एग्जांपल क्या होता है, तो उसमें आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देकर के पूछते इसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ, तो वो भी हमने कल देखा था। आइए इस पे प्रैक्टिस कर ले थोड़ी। तो एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पेज नंबर मेरे नोटबुक का है 20। तो आपका पेज नंबर क्या है आप देखो, एक्सरसाइज के सामने लिख दो, एक्सरसाइज इंडेक्स में भी लिख दो। नोटबुक में भी लिख दो, पेज नंबर 20 है मेरा। आप अपना अपना पेज नंबर देखना। चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। यस सर, वी आर रेडी। So let's see the questions. Question number first. Use quantifiers to convert. Please don't talk. Use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n into a true statement. तो आपको फिर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन करके इन ओपन सेंटेंसेस को ट्रू स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग क्वांटिफायर्स। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो तो ये फर्स्ट का फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या फैक्टर्स मिलेंगे? 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 2। बताओ क्या माइनस 5 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। क्या 2 नेचुरल नंबर है? हाँ। यानी क्या इन्होंने नेचुरल नंबर पे डिफाइन करने बोला है? यस। तो ये जो पर्टिकुलर ओपन सेंटेंस दिया है ये सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे 2 डालने से सेटिस्फाई होता है। यानी x2 हुआ तो ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट बन जाएगा और वो भी ट्रू बन जाएगा। लेकिन 2 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर x ने लिया तो ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेंटेंस से स्टेटमेंट तो बनेगा लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? बहुत सारा है। ओके, तो सर इतना तो समझ गया कि सिर्फ एक नेचुरल नंबर इसको फुलफिल करता है और वो कौन है? 2। और एक इसका रूट है और एक इसका वैल्यू है x का जो इसको सेटिस्फाई करता है, पर वो इंटीजर है। वो क्या है? -5। यहां तक ठीक है? हाँ। तो पहले मैंने फैक्टर्स निकाल लिए कि x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 2। अब नीचे लिखेंगे सिंस ओनली x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
satisfies the given quadratic equation, satisfies the given quadratic equation, therefore the quantified statement is there exists x belongs to n यानी natural number such that x square plus 3x minus 10 is equal to 0। तो ये सेंटेंस उन्होंने दिया था, इसके आगे मैंने ये क्वांटिफायर लगा के इसको एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना दिया, बराबर। और वो भी ट्रू स्टेटमेंट बनाया। क्या ये ट्रू है? हाँ, क्योंकि देयर एग्जिस्ट यानी एक आधी वैल्यू है, या फिर एक को छोड़ के सारी भी रही तो चलेगा, पर वो देयर एग्जिस्ट ही है। तो देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that this is equal to what? 0। अंडरस्टूड? यस सर। चल सकते आगे? हाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और नीचे लिख देंगे एंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हुआ फर्स्ट, लेट्स गो टू सेकेंड। डन। देखो सेकेंड क्या लिखा है, 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। 3x माइनस 4 इज लेस देन 9 नेचुरल नंबर पे डिफाइन करके ये ओपन सेंटेंस को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाना है जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। सबसे पहले बताओ क्या ये स्टेटमेंट है? क्या सर ये सेंटेंस है? हाँ। अच्छा, अब बताओ इसकी डिक्लेयर कुछ हो रहा है क्या? हाँ। अब बताओ कि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स? सर वो तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप कहोगे x 5 है तो 3 5 15, 15 माइनस 4 11, 11 9 से छोटा होता है क्या? नहीं, तो हम कहेंगे फॉल्स। लेकिन अगर आप x कहो 2 तो 3 2 6, 6 माइनस 4 2, 2 9 से छोटा होता है, हाँ, तो हम कहेंगे ट्रू। तो ऑब्वियसली ये ओपन सेंटेंस है। अब क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके इसे मुझे क्या करना है? एक स्टेटमेंट बना देना है जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। तो क्वांटिफायर तो मैं ये यूज करूं या ये स्टेटमेंट तो बन ही जाता है, पर मुझे ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, ये मेरा पर्पस है। तो बताओ क्या सारे ही नेचुरल नंबर्स के लिए जब हम यहाँ डालेंगे तो 9 से छोटा ही आएगा क्या? नहीं नहीं सर, सर बहुत सारी वैल्यूज है जिससे नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाना है। तो कौन सी वैल्यू से होगा ये बता दो। 1 से 9 से छोटा आएगा, 2 से, हाँ, 3 से, हाँ, 4 से, हाँ, बस 5 से नहीं होगा। तो only 1 2 3 and 4 these values of natural number satisfy this equation। बाकी एक भी वैल्यू करती है क्या? नहीं। अच्छा, 5 से लेके कहां तक अनगिनत नंबर्स नेचुरल नंबर में होते हैं, एक भी इसको सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे यहाँ पे? देयर एग्जिस्ट। समझा? यस। सो देखो मैं कैसे लिखूंगा अब इसको। सिंस ओनली x is equal to 1 2 3 4 belongs to n, satisfy the given inequality, satisfy the given inequality, therefore the true quantified statement is, therefore the true quantified statement is there exists x belongs to n such that 3x minus 4 is less than 9। ये हमारा फाइनल आंसर। और इस बार मैंने ट्रूथ वैल्यू ट्रू है ऐसा इधर ही लिख दिया। डन। ये हुआ सेकेंड।
लेट्स गो टू थर्ड। आसान है ना, बहुत आसान। अब बताओ थर्ड में कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा, अब बताओ। ये हो गया n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा, बोलो कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल, क्योंकि सर इस n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर डालो, उसका स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा ही आना है, बराबर है। हाँ, तो लिख देंगे सिंस फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स square of that number will be greater than 1, greater than or equal to 1, therefore the true quantified statement is, therefore the true quantified statement is for all x belongs to n, x नहीं, n belongs to n। इस बार स्टेटमेंट में वेरिएबल n दिया है ना उन्होंने, तो x नहीं लिखना अभी, समझा ना। so for all n belongs to n such that n square is greater than equal to 1, ये है हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। बढ़िया, आया आया, ये समझा ना, जो लोग प्रेजेंट थे उन्हें समझा है, एब्सेंट रहना पाप है, याद रखियो। हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ फास्ट, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। चलो फटाफट खत्म करो, बोलो n 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, हाँ 3 के लिए ये सेटिस्फाई होगा, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई, मतलब फिर फॉल्स हो जाएगा इन स्टेटमेंट। मुझे ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, तो कौन सा क्वांटिफायर? सर एक ही तो वैल्यू है पूरे नेचुरल नंबर्स में जो इसको फुलफिल कर रही है, और वो कौन है? 3। तो नीचे लिख देंगे सिंस n is equal to 3 belonging to natural numbers only satisfy the given equation, therefore the true quantified statement is there exists n belongs to natural number such that 2n minus 1 is equal to 5। ये हुआ फोर्थ, लेट्स गो टू फिफ्थ। y plus 4 is greater than 6। Since y is equal to 1 and 2 belonging to natural number does not satisfy the given inequality, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या ट्रू नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दो यहाँ इक्वल्स टू दिया है क्या? नहीं। तो 1 से सेटिस्फाई हो रहा है क्या ये? नहीं। 2 से भी हो रहा है क्या? नहीं। वही तो लिखा है मैंने, याद आ रही ना? याद आ रही ना तेरे को? ध्यान कहीं और है आज तेरा, है ना?
ये समझा क्या? नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझा, नहीं समझा। इधर ध्यान देंगे, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो गया था, कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज नहीं हुए थे, कुछ और हो गया था उनके साथ, मैं समझाता हूँ। y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, बताओ y 3 रहेगा तो 3 प्लस 4 7, 7 ग्रेटर देन 6। अच्छा 4 प्लस 4 8, 8 ग्रेटर देन 6, हाँ। 5 प्लस 4 9 ग्रेटर देन 6, हाँ। 5 3 से आगे इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स प्लस 4 करोगे ग्रेटर देन 6 आएगा, हाँ। सिर्फ 1 से 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। 5 6 से बड़ा है क्या? नहीं। अच्छा 2 प्लस 4 से 6 आएगा। 6 6 से बड़ा होता है कि 6 6 को इक्वल होता है? इक्वल होता है। यहाँ इक्वल दिया है क्या उन्होंने? नहीं। तो क्या बच्चों 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट लिखेंगे? लिख सकते क्या सर? वो ऐसा लिखना पड़ेगा 3 4 5 6 कॉमा कॉमा करके डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। फिर यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, फिर सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आएगा। मैंने क्या किया? मैंने अपोजिट लिखा कि सिंस 1 and 2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, बाकी सारे नंबर्स करते हैं बहुत बड़े 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन 1 और 2 करते हैं क्या? नहीं। इसलिए मैंने 1 और 2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी लिखा, देयरफॉर द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो बोलो कौन सा क्वांटिफायर यहाँ पे यूज होगा? सर 2 वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, मतलब एक भी नहीं कर रही होती तो भी देयर एग्जिस्ट यूज होता, यहाँ तो 2 नहीं कर रही, तो क्या यहाँ पे देयर एग्जिस्ट यूज होगा? हाँ। So the quantified statement, the true quantified statement is, the true quantified statement is there exists, तो obviously ये आपका quantified statement बनेगा there exists y belongs to n such that y plus 4 is greater than 6। ये हो गया फिफ्थ। लेट्स गो टू सिक्स्थ। 3y minus 2 लेस देन इक्वल टू 9, फिर से कौन सा क्वांटिफायर आएगा? क्या बच्चों देखकर ही समझ में आ जाता है कि सर सारी वैल्यूज के लिए तो होने नहीं वाला। जब आप यहाँ पे 100 यूज करोगे तो 298 आएगा, क्या 9 से छोटा रहेगा वो? नहीं। तो सर कुछ ही गिनी चुनी वैल्यूज के लिए होगा। बताओ किसके लिए होगा? 1 3 1 3 minus 2 1, 3 2 6 minus 2 4, 3 3 9 minus 2 7, 3 4 12 minus 2 10। तो 4 से खत्म, यानी 1 2 और 3 सिर्फ ये कर रहे हैं। तो सिंस बस, हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा जब तक ही। सिंस y is equal to 1 2 3 belongs to natural number, satisfy the given inequality, therefore the true quantified statement is there exists y belongs to natural number such that 3y minus 2 is less than equal to 9। It is very easy कि कौन सा क्वांटिफायर यूज करना है। और आपको मैंने ऑलरेडी कहा था कि ज्यादातर कौन सा क्वांटिफायर ही रहेगा? देयर एग्जिस्ट, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज सैटिस्फाई करे उस दिए हुए इनइक्वालिटी या इक्वालिटी को, बहुत मुश्किल है। तो फॉर ऑल यूज होने के चांसेस बड़े कम है। ज्यादातर क्वांटिफायर आपको कौन सा दिखेगा? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ ये हो गए 6 क्वेश्चंस। चलो आगे। तो ये हमने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स बनाए, सीरियसली समझाओ तो प्लीज रेज योर हैंड्स। सीरियसली समझाओ तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, ओके चलो आगे। अब बताओ सेकेंड क्वेश्चन से क्या करना है। If b is equal to 2 3 5 6 7, determine the truth value of each of the following। तो अगर b 2 3 5 6 7 ये सेट है तो उसके एलिमेंट्स दिए b सेट के, और आप देखो नीचे सारे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ना b सेट पर डिफाइन किए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नेचुरल नंबर पे डिफाइन किए, वैसे इन्होंने इस बार b सेट पे डिफाइन किए। तो क्या हमें इतनी वैल्यूज के लिए ही ये कंडीशन चेक करनी है? हाँ, अगर वो सब के लिए हो रही है और इन्होंने फॉर ऑल क्वांटिफायर दिया है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर वो सबके लिए नहीं हो रही है या एक के लिए भी नहीं हो रही है तो देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर होना चाहिए तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके लेट्स चेक।
तो पहले हम और एक काम करेंगे, आप ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में भी लिख लोगे एक्सरसाइज के सामने। क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, यही क्वेश्चन आएगा ऐसा बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, ऐसा आएगा, इसके जैसा आएगा। ठीक है, ओके। बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, कंपल्सरी क्वेश्चन आता है इस पर। अब मेरे साथ सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। पढ़ो क्या लिखा है। इफ b is 2 3 5 6 7 determine the truth value of each of the following statements। तो पहला स्टेटमेंट, for all x belongs to b such that x is a prime number। बच्चों, for all x belongs to b यानी x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 2 3 5 6 7। कहना इनका है कि x एक प्राइम नंबर रहेगा और वो भी सारी वैल्यूज जो b को बिलोंग करेगा x, वो सारी वैल्यूज के लिए। क्या बच्चों, ये सारे प्राइम नंबर्स ही है? हाँ, आप समझ रहे हो क्या? है ना? नहीं सर, बस 6 ने खराबी कर दी सर, और इसी वजह से यहाँ पे फॉर ऑल चलेगा क्या? यहाँ क्या होना चाहिए था? देयर एग्जिस्ट, पर क्या दे दिया? तो ये क्या हो जाएगा? लिखो, अब देखो कैसे लिखेंगे। पहले अपन बी सेट लिख देंगे, b इज इक्वल टू 2 3 5 6 7। और अब फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b such that x is a prime number। नीचे लिखेंगे since x is equal to 6 which belongs to b is not a prime number, therefore the truth value of given statement, therefore the truth value of given statement is false। ओके, सेकेंड आंसर थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिखाता हूं, ऐसा भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये लिखना हो गया क्या पहले बताओ? तो इसमें फॉर ऑल बोला था, लेकिन एक वैल्यू प्राइम नंबर नहीं थी, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट होता तो फिर ये क्या हो जाता? ट्रू। ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा। सेकेंड, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b such that n plus 6 is greater than 12। there exists n belongs to b such that n plus 6 is greater than 12। such that n plus 6 is greater than 12। हाँ, ये रहा आपके सामने b 2 3 4 5 2 3 5 6 7। बताओ 2 plus 6 8। अरे अरे अरे, 8 ही 12 से बड़ा है क्या? नहीं। उसके बाद 3 plus 6 9, 12 से बड़ा है क्या? नहीं। 5 plus 6 11, 12 से बड़ा है क्या? नहीं। 6 plus 6 12, 12 से बड़ा है क्या? नहीं, इक्वल है। एंड 7 plus 6 13, ओहो, ये 12 से बड़ा है क्या? एक ही वैल्यू है जो 12 से बड़ा हो रहा है, 7। दैट्स इट। और यहाँ पे इन्होंने क्वांटिफायर भी बराबर कौन सा यूज किया है? देयर एग्जिस्ट, बिकॉज देयर इज ओनली वन वैल्यू। अच्छा, ये चारों वैल्यूज कर देती, सिर्फ ये फुलफिल नहीं करती, तो भी क्या देयर एग्जिस्ट सही है? हाँ, फिर भी ये स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू। और अभी भी ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अब देखो आंसर लिखने का एक और एक तरीका, पहले ये क्वेश्चन लिख दिया, फिर नीचे लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट is true। और फिर नीचे लिखेंगे रीजन, since n is equal to 7 belongs to b only satisfy the given inequation या inequality। ग्रेटर देन लेस देन जब रहा तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं, और इक्वल टू रहा तो उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो सिंस n is equal to 7 belongs to b only satisfies the given inequality।
2 3 5 6 सेटिस्फाई नहीं करते। थर्ड, तो पहला फॉल्स था, दूसरा ट्रू निकला है। थर्ड पढ़ो क्या है, n belongs to b such that 2n plus 2 is less than 4। लिखो there exists n belongs to b such that 2n plus 2 is less than 4। क्या बच्चों देखकर ही समझ रहे हैं ट्रू है? हाँ, क्योंकि देखो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 plus 2 6 लेस देन 4 आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे सारी वैल्यूज भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं, एक बार तो सारी चेक कर लेते हैं। एक बार फिर 2 से स्टार्ट करो, बोलो 2 2 4 plus 2 6, 6 4 से छोटा है क्या? नहीं। और बच्चों बाकी की वैल्यूज तो सारी 2 से बड़ी, तो वो तो लेस देन 4 आने से रही। इसका मतलब यहाँ पे एक भी वैल्यू फुलफिल नहीं कर रही है। तो क्या यहाँ पे देयर एग्जिस्ट भी सही है? नहीं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट एक तो भी चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस no values of set B satisfy the given inequality, therefore the truth value of given statement is false। समझा ना? The truth value of given statement is false। Done? हाँ सर। ये बोल रहे देयर एग्जिस्ट, अरे पर एक भी नहीं करता ना, तो मतलब झूठ बोल रहे हो आप, तो फॉल्स ही, खत्म। नेक्स्ट, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। वाह क्या बात है। पहले बताओ y के स्क्वायर, सो y बिलोंग्स टू b, यानी y ये वैल्यूज ले सकता है 2 3 5 6 7, इनके स्क्वायर 4 9 25 36 49। एक भी इसमें से निगेटिव है क्या? नहीं। इनका क्या कहना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी y जो सारी वैल्यूज लेगा ना b से, सबके स्क्वायर निगेटिव आएंगे। अरे बाबा कोई नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आता, अंतु बोल रहा है ये सबके स्क्वायर निगेटिव आएंगे। कहां से आएंगे? तो क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब देखो मैं अल्टरनेट आंसर का स्टाइल लिखने का बदल रहा हूं। एक बार पहले रीजन लिख रहा हूं, फिर ट्रुथ वैल्यू लिख रहा हूं, एक बार पहले ट्रुथ वैल्यू लिख रहा हूं, फिर रीजन लिख रहा हूं। आप एग्जाम में कैसे भी लिखो चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यस, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस square of any number is never negative। Square of any number is never negative। Fifth, for all y belongs to b such that y minus 5 belongs to n। ध्यान देना, b में 2 3 5 6 और 7 ये वैल्यूज थी। बोलो 7 माइनस 5 2 बिलोंग्स टू n, हाँ। 6 माइनस 5 1 बिलोंग्स टू n, हाँ। बोलो 5 माइनस 5 0 बिलोंग्स टू n, नहीं। 3 माइनस 5 माइनस 2 बिलोंग्स टू n, नहीं। 2 माइनस 5 माइनस 3 बिलोंग्स टू n, नहीं। तो सर इन तीनों के लिए -5 करके बिलोंग्स टू एन वैल्यू नहीं आती है, एंड दैट्स व्हाई दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। देखो सिंस फॉर
y is equal to 2 3 5 belongs to b, जो कि b की वैल्यूज है y minus 5 does not belongs to n. और इन्होंने क्वांटिफायर जो बोला वो कौन सा बोल दिया, फॉर ऑल। ये बोले सबके लिए होता है ऐसा, और 3 के लिए नहीं हो रहा भैया, 2 के लिए हो रहा, तो तुमने क्वांटिफायर गलत बोला है, तो देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। डन। आपका आज का होमवर्क पहले बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 तक जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो सारे आपको पहले लिख कर लाने हैं बिना देखे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 तक जितनी भी एक्सरसाइजेज है उन सबके सॉल्व एग्जांपल्स, ओके। चलो आगे बढ़ रहे। तो स्टार देके हेडिंग देना, स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। Statement pattern and logical equivalence. Please pay attention. First of all, what is statement pattern? When multiple statements are connected using multiple connectives, when multiple statements are connected using multiple connectives, a statement pattern is formed. A statement pattern is formed. And then what is logical equivalence? What is logical equivalence? When all possible truth values, when all possible truth values of two statement patterns is equal, we say that they are logically equivalent. तो आपको अगर मेरी सुंदर हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो डरो मत, धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। और जो 11th में थे मेरे पास बच्चे, उनको तो आदत लग गई होगी, उनको तो मेरी हैंडराइटिंग अब बहुत सुंदर लगती होगी। नालायक। ए लिखा, so when all possible truth values of two statement patterns
as equal, we say that they are logically equivalent. बड़बड़ी करते रहना, उसको अब इधर ही बैठाना पड़ेगा कहीं, तभी चुप बैठेंगे। हुआ? अब सुनो ध्यान से, ये तो हमने सिर्फ लिख लिया, आप समझना है इसको, प्लीज पे अटेंशन। तो एक स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले ये समझते। तो ये देखो आपके सामने जो ये आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग कनेक्टिव से जोड़े हैं, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग कनेक्टिव से जोड़े हैं, इसको मैं और ये ऐसा कर देता हूं, कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन पी, ऐसे कर देता हूं। इसको और बाय कंडीशनल से और किसी से जोड़ देते हैं, पी से जोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ये भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ये भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। समझ में आ रहा? हाँ। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, होप्स आपको समझ में आ गया। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट पैटर्न्स, जैसे आपको याद होगा, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, क्या आपको ये याद आता है? बोलो आया ना, कि P कंडीशनल Q एंड निगेशन P डिसजंक्शन Q आर सेम। बोलो हाँ। हाँ, शॉर्टकट बताया था मैंने। तो बच्चों ये ऑब्वियसली हम जब इस एरो को ऐसा रोटेट करेंगे तो ये डिसजंक्शन बन जाएगा, और ये जो लाइन थी इसको बेंड आ जाएगा, बिकॉज इसको हिट होगा, इसको हिट होगा। आया ना? हाँ, तो इसमें बेंड आएगा और ये P के आगे चले जाएगा, तो ये P के आगे जाएगा ऐसा, तो बनेगा निगेशन, और ये बन जाएगा डिसजंक्शन। थोड़ा समझ में आ रहा है? और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज सेम होती है, इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट। थोड़ा समझ में आ रहा है? पक्का? अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है ना, ध्यान देना, इधर से ऐसा कर देते हैं हम आगे। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है ना, इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कैन बी प्रूफ्ड यूजिंग, आइदर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ट्रूथ टेबल की मदद से, या फिर हम इसे इक्वल है प्रूफ कर सकते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स की वजह से। सर ये सब क्या है? तो थोड़ा रुको, धीरे धीरे सब समझेगा। अभी तक समझाइए तो ये भी समझेगा। तो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है समझा? हाँ सर, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल कनेक्टिव्स अलग अलग तरीके से जोड़कर आपने एक पैटर्न बना दिया है, तो हो गया स्टेटमेंट पैटर्न। दो स्टेटमेंट पैटर्न्स एक दूसरे को लॉजिकली इक्विवेलेंट कब है? तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? जब दो स्टेटमेंट पैटर्न्स की सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज इक्वल आ जाती है, सेम आ जाती है, तब हम कहते हैं कि तुम दोनों एक ही हो, तुम दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या हो? एक ही हो, यानी लॉजिकली इक्विवेलेंट हो। दिखने में अलग अलग हो पर एक ही हो, बराबर है? हाँ। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेक वेदर दी स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और नॉट। तो ये चेक करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो, जिसमें से पहला तरीका अभी हम सीखने वाले हैं। दो तरीके आप यूज कर सकते हो, यूजिंग ट्रूथ टेबल आप इनको प्रूफ कर सकते हो इक्विवेलेंट, या फिर आप अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले क्या? यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है, दैट वी हैव टू स्टडी। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ट्रूथ टेबल कुछ बनवाए हैं छोटे मोटे, अब मेरे को आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट पैटर्न्स के ट्रूथ टेबल बनाना सिखाना है। ओके, तो सर ये देखो, so while preparing truth tables of the given statement patterns the following points should be noted। अब ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको मैं बाद में लिखूंगा 2 मिनट में। हाँ, तो मुझे अब बेसिकली क्या करना है, स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल बनाना सिखाना है, और फिर वही ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके लॉजिकल इक्विवेलेंस भी करवाना सिखाना है। दो काम है मेरे। अब पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रूथ टेबल बनता कैसे है, फिर हम बहुत सारे ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और फिर जैसे ही ट्रूथ टेबल बनाना हम सीख जाएंगे, फिर हम स्टेटमेंट पैटर्न्स का लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना सीखेंगे। जैसे अगर आप ये एक्सरसाइज देखो अगली जो हमें सॉल्व करनी है, तो उसमें आप पाओगे आपको पहले ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्वेश्चंस पूछेंगे,
और फिर बोलेंगे प्रूव दैट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये तीनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये प्रूव करो। ऐसे आपको अलग अलग सवाल देंगे, ठीक है। तो सर अब आप एक ही काम करो, आज के दिन हमें ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं ये बता दो। तो आपको लिख लेना ये फटाफट। कैसे फ्लो चल रहा है समझ में आ रहा है? पक्का? स्टार्ट कहां से किया था? स्टेटमेंट। कहां तक लेके आ गए उसको? कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना के, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज ढूंढ के, क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके ओपन सेंटेंस को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना के अब हम स्टेटमेंट पैटर्न्स बनाना सीख रहे हैं और उनसे उनके ट्रूथ टेबल बनाने सीख रहे हैं। यानी कैसा भी स्टेटमेंट पैटर्न दे दे उसकी सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज निकालना हम सीख रहे हैं। एंड फिर हम दो स्टेटमेंट पैटर्न्स को लॉजिकली इक्विवेलेंट करना भी सीखेंगे। बात समझे? हाँ। तो सर ये ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा ये हमें पढ़ाएंगे कब? कल। बाय।